नमस्कार साथियों, मैं नरेश कौशिक। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागतम अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी में भूगोल शिक्षण के अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति और भूगोल शिक्षण का क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम भूगोल शिक्षण के उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भूगोल शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। भिन्न भिन्न भूगोलवेताओं ने ज्योग्राफी टीचिंग के अलग अलग उद्देश्य दिए हैं, अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। कोठारी कमीशन ने वर्तमान समय में भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए भूगोल शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है भूगोल शिक्षण का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि। एक भूगोल का विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के उद्योग, धंधों में उत्पादन आदि के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से ज्ञान रखता है। आजकल हम यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भूगोल का जो सेकेंडरी लेवल है उसमें प्रैक्टिकल ज्ञान भी आवश्यक कर दिया है। स्नातक कक्षा हैं उसमें प्रवेश के समय भी भूमापन, भूमि के विभिन्न उपयोग आदि के बारे में जानकारी ली जाती है। वह उस ज्ञान से जहाँ कृषि योग्य भूमि है लेकिन कृषि वहाँ पर होती नहीं है, कृषि के विकास के लिए सुझाव देकर के उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि में अपना योगदान दे सकता है, विभिन्न उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जा सकता है, कहीं नहीं, इसका ज्ञान उसे प्राप्त होता है और वह ज्ञान प्रदान करने का काम भूगोल शिक्षण करता है। भूगोल विषय के अंतर्गत यह आता है। इस प्रकार वह उद्योगों की स्थापना में भी मदद दे सकता है और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा दे सकता है। कहाँ इंडस्ट्री हमें लगानी चाहिए और उससे का नॉलेज भी वह प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त देश की संपदाएं हैं उनका समुचित उपयोग, जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसका समुचित ढंग से उपयोग कर सके, उसके संबंध में भी छात्रों को ज्ञान देकर के यह मददगार साबित होता है। दूसरा है राष्ट्रीय व सामाजिक एकता में योग। भूगोल का विद्यार्थी प्रदेशों की संकुचित सीमाओं से उठ करके एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण से सोचने लगता है। उसे विश्व के हर मानव से प्रेम होता है। फिर भी देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, इनके बीच का जो भेदभाव है प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके लिए आवश्यक है कि एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता है जो विषय का ज्ञान संकुचित रूप से न दे। अब चंबल नदी की बात करते हैं उदाहरण के रूप में, तो मध्य प्रदेश की है या राजस्थान की नदी ही नहीं है, लेकिन संपूर्ण देश की ये नदी है। ठीक उसी प्रकार से हम अगर देश के स्तर की बात करते हैं तो गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा नदी है, आदि नदियों के बारे में भी हम विषय चर्चा करते हैं। और यही बात बड़े बड़े उद्योगों के बारे में भी हम कह सकते हैं। यानी भूगोल के पाठ्यक्रम में ऐसे अनेक स्थल आते हैं जहां उनका संकुचित दृष्टिकोण को दूर करके एक विशाल और सहानुभूति दृष्टिकोण उसमें पोषित किया जा सकता है, और वही दृष्टिकोण राष्ट्रीय और सामाजिक एकता में हमारा योगदान प्रदान करता है। मैंने यहाँ चंबल नदी का उदाहरण दिया है, तो चंबल नदी राजस्थान में भी आती है और मध्य प्रदेश में भी, लेकिन क्या वो देश की नदी नहीं है, हमारे राज्य की नदी है? नहीं। तो इसलिए हम लोग सामाजिक जो एकता है उसको राष्ट्रीय एकता में, दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। तीसरा है आधुनिक विश्व प्रगति के साथ प्रगति, अर्थात
आधुनिक संसार के साथ में प्रगति और नवीनीकरण के साथ में उसका योग। वर्तमान प्रगतिशील जो संसार है उसमें भारत ही भी उतनी ही प्रगति करे, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। हम लोग देख रहे होंगे कि विकसित देशों की श्रेणी में भारत आए, ऐसा हम सभी चाहते हैं। तो उसके लिए शिक्षा की महती आवश्यकता है और भूगोल विषय इसमें कैसे मदद दे सकता है। भूगोल विषय का ज्ञान है तथा कला दोनों के योग से बना विषय है। आज जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं हैं, पर्वतों के निर्माण से संबंधित है, भूकंप आने के संबंधित है, सुनामी से संबंधित है, अतिवृष्टि अनावृष्टि से संबंधित है, आदि के संबंध में जो नवीन बातें सामने आ रही हैं हमारे वह इस नवीन ज्ञान के आधार पर वह पुरानी जो हमारी मान्यताएं हैं उनको दूर हम कर सकते। नवीन इंडस्ट्री है, उनके विकास के आधार हम किस प्रकार से बना सकते हैं, उसको समझने में भी हमारी सहायता करता है। और संसार में प्रमुख देश कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, देश का संसार के साथ में कैसे हम सामंजस्य स्थापित करके प्रगति की ओर हम उन्मुख हो सकते हैं, और वर्तमान तकनीकी और वैज्ञानिक विश्व प्रगति के ज्ञान के लिए किस प्रकार हम अपना योगदान दे सकते हैं, यह सभी बातों का अध्ययन भूगोल शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। और उसमें आधुनिक विश्व के साथ में हम किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करें और किस प्रकार से प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, यह उद्देश्य यह निर्धारित करता है। अगला हम बात करते हैं सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करना। यानी भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करना। अब वो कैसे कर सकते हैं? भूगोल का ज्ञान है एक सुयोग्य जनतंत्रीय नागरिक के निर्माण में भी योगदान दे सकता है। जैसे अकाल के समय हमारे क्या दायित्व हैं, ये थोड़ी है कि हम उसका भंडार करके बैठ जाएं, लेकिन अकाल के कारणों का हमें अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम उसमें मदद नहीं कर सकते। उसके लिए यह ज्ञान की आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति मान लीजिए हमारे सामने आती है, आपातकाल की स्थिति आती है, उसमें हम अकेले अपना स्वार्थ ना सोच करके अपने जो आस पड़ोस के हैं, अपने गांव के हैं, अपनी तहसील के हैं, अपने स्टेट के हैं, अपने देश के हैं, उन लोगों की हम सहायता करें। इस प्रकार विदेशी आक्रमण हो तो उसके समय भी हम सीमित साधनों का किस प्रकार से समुचित उपयोग कर सकते हैं और कम से कम अपव्यय कर सकते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन आदि करके हम देश की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। वर्तमान की हम उदाहरण लेते हैं तो कोरोना वायरस की जो महामारी हमारे सामने प्रस्तुत है, उसमें हम भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। यानी हमें मितव्ययी तो बनना है ही है, यह तो स्पष्ट रूप से विदित है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे सभी प्रकार की जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल उद्योग धंधे सब कुछ बंद पड़ा है, स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं सब कुछ भारत में बंद पड़ा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत नुकसान इस समय हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते, भूगोल विषय का ज्ञान होने के नाते हम किस प्रकार से देश की आर्थिक मदद कर सकते हैं, उसमें हम मितव्ययी होने के साथ साथ में जो प्रोडक्ट हम उत्पादित कर रहे हैं वो कम से कम हमारे आस पड़ोस का जो एरिया है उसमें हम उसका वितरण आसानी से कर सकते हैं। अत्यधिक दाम में बेच करके नहीं। यह नहीं सोचें कि इस समय जो कोरोना महामारी का काल है उसमें लोगों को यह सब्ज़ी खरीदनी है और सब्ज़ी खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा दें, लेकिन वो सस्ते दाम में करवाएं, तब जा कर के हमारी मानता है, अन्यथा नहीं। इस तरीके से यह जो वृत्तांत है हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल संकुचित स्वार्थ से ऊपर उठ कर के वह कार्य हम करें, देश और समाज के हित की आवश्यकता के अनुरूप हम कार्य करें, यह ज्ञान हम प्रदान करना भूगोल शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला हम बात करते हैं भूगोल शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। इन उद्देश्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावात्मक क्षेत्र
और तीसरा प्रयोगात्मक क्षेत्र। उसमें सबसे पहले हम संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। आपने बीएस ब्लूम महोदय का नाम सुना होगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956, जिन्होंने 6 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। उनको उन्होंने भूगोल में किस प्रकार से रखा है वह आपके सामने है। ज्ञानात्मक उपवर्ग है, अवबोधात्मक उपवर्ग है, प्रयोग उपवर्ग है, विश्लेषणात्मक उपवर्ग है, संश्लेषणात्मक उपवर्ग है और मूल्यांकन उपवर्ग है। तो सबसे फर्स्ट है ज्ञानात्मक उपवर्ग, नॉलेज लेवल। यानी जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके अंतर्गत शिक्षण के इस प्रकार के उद्देश्य के अंतर्गत बौद्धिक और ज्ञानात्मक अभिवृद्धि की प्राप्ति से संबंधित अध्यापन के उद्देश्यों को शामिल किया गया, जिसमें भौगोलिक तथ्य, विचार, संकल्पनाएं हैं, सिद्धांत हैं, हमारे भौगोलिक आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य, इससे जुड़े हुए क्रियाकलाप हैं, वो सभी इसमें निहित होते हैं। तो पहला ज्ञानात्मक उपवर्ग है। इस उपवर्ग के अंतर्गत हम जितनी भी हमारी तथ्य हैं, फैक्ट हैं, सूचनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, भौगोलिक वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, या तथ्यों की बात करते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि किस स्थान पर अधिक हुई है, किस स्थान पर कम हुई है, खनिजों का प्रोडक्शन किस प्रकार से, कहीं कौन से राज्य में ज़्यादा मात्रा में है, कौन से राज्य में कम मात्रा में है, किन किन खनिजों का वितरण या उत्पादन किस राज्य में हो रहा है अधिक मात्रा में। इसी तरीके से हम कृषि संपदा को देखते हैं तो कृषि का विस्तृत क्षेत्र कहाँ पर है, पशुपालन की दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र कहाँ पर है, इन सभी का ज्ञान हमें, सूचनाओं का ज्ञान, तथ्यों का ज्ञान और संकल्पनाओं का ज्ञान आदि को पुनः छात्रों को स्मरण कराना होता है। अब है ज्ञानात्मक उपवर्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा है अवबोधात्मक उपवर्ग, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी अवबोधात्मक उपवर्ग के अंतर्गत छात्रों में ऐसे अवबोध का या कुशलता का विकास होता है कि छात्र उसके ज्ञान की, उस जानकारी की, उस सूचना को प्राप्त करने के बाद में उसे अपने मस्तिष्क में भली भांति बैठा लें। यानी मान लीजिए हमें पढ़ाया गया कि भूगोल में महाद्वीपों की संख्या है 7 और महासागरों की संख्या है 5। यह ज्ञान हमें पहले नहीं था, तो इसका ज्ञान हमने ज्ञानात्मक उपवर्ग के अंतर्गत प्राप्त किया। अब अवबोधात्मक उपवर्ग के अंतर्गत यह हमें रिकॉल हमेशा रहेगा कि महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। यह हम अपने मस्तिष्क में भली भांति रूप से बैठा लेते हैं। अब तीसरा है प्रयोग उपवर्ग, एप्लीकेशन लेवल। अब इसमें जब व्यक्ति अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर कोई नवीन जानकारी ग्रहण करता है तो उसे अपने जीवन में प्रयोग में लेने लगता है, और उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। हमने किसी भी संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसको अच्छे से अपने जीवन में उतारा और उसको अब समाज के लिए, खुद के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए हम प्रयोग में ले रहे हैं। यानी अपनी जो स्किल है उसको डेवलप कर रहे। मान लीजिए कृषि तकनीक के बारे में हमने अध्ययन किया और कृषि तकनीक के अध्ययन के बाद में हमें उसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज रख रहे हैं। अब उसका स्किल प्रयोग उपवर्ग के अंतर्गत हम इस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं, उस तकनीक को हम धरातल पर उसका प्रयोग करते हैं, हमारे गांव में करते हैं, हमारे आस पड़ोस में करते हैं और लोगों को उसके प्रति अवेयर करते हैं, लोगों को भी यह तकनीक का प्रयोग करना हम सिखाते हैं। तो वह हमारे स्किल में आता है, प्रयोग उपवर्ग के अंतर्गत आता है। अगला बात करते हैं विश्लेषणात्मक उपवर्ग, एनालिसिस लेवल। इस स्तर में जो छात्र होते हैं किसी स्तर पर पहुंच जाते हैं जिसके माध्यम से वे सभी भौगोलिक घटनाएं हैं
उनके कारण स्वयं ढूंढ लेते हैं। यानी जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जिसका प्रयोग हमने किया है, उस प्रयोग के बाद में उसके बारे में हम एनालिसिस कर पाते हैं कि यह कृषि की जो तकनीक है क्या वाकई में सही है, क्या इससे हम उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, क्या इसमें सीमित संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं, खर्च कम हमारा लग रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ऐसा एनालिसिस करने की श्रेणी में बच्चा आ जाता है। अगला है संश्लेषणात्मक उपवर्ग, सिंथेसिस लेवल। यह वह प्रक्रिया होती है जो विश्लेषण के ठीक विपरीत होती है। इसमें छात्र हैं वो यदि घटकों के तत्वों की जानकारी उनको होती है तो वे उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अमुक अमुक जो तत्व है वो अमुक भौगोलिक घटना के लिए उत्तरदायी है, जिसमें खोज की प्रक्रिया निहित है। यानी जैसे मान लीजिए, हम उसी उदाहरण को वापस दोहराते हैं, खेती की जो तकनीक है उसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसका एनालिसिस हमने किया। अब एनालिसिस करने के बाद में यह जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि इसके लिए किस प्रकार से हमने यह खोज की है, किन कारणों की वजह से हमने यह जाना है। यानी उन घटकों की जानकारी हम उसके आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम है मूल्यांकन वर्ग। इसमें जो छात्र होते हैं अपना मूल्यांकन करते हैं, गुणात्मक स्तर को अपने को स्पष्ट करते हैं, परिणाम निकालते हैं और जो उपयोगिता हमने प्राप्त की है उसकी जांच आदि कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं इसी का दूसरा भाग, भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। इस वर्ग के माध्यम से छात्रों में मानसिक स्तर को विकसित किया जा सकता है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की रुचि हैं, अभिरुचि हैं, अनुभूति है, भावना है आदि से संबंधित होता है। और भावात्मक क्षेत्र जो है उन शिक्षण उद्देश्यों को क्रोथ-वोहल नाम के भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने विभिन्न वर्गों में इसको बांटा है। जैसे पहला है ग्रहण करना। यानी इसमें महोदय ने कहा है कि छात्र प्रस्तुत किए गए जो उद्दीपक हैं उनको ग्रहण करने के लिए प्रयास करता है। जैसे तथ्य है, सूचना है, विवरण है आदि को ग्रहण करने में छात्र सक्षम होते हैं। दूसरा है अनुक्रिया करना। यानी जो हमने ज्ञान ग्रहण किया है उसके प्रति हम रेस्पोंडिंग कैसे हैं। इसमें छात्र उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया या प्रदर्शित प्रक्रिया करते हैं और उद्दीपकों के अनुसार ही वैसे व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गाने को ग्रहण करना है तो उससे सुनने के बाद में गायन प्रतियोगिता के लिए हम प्रयत्न करें तो वो क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। यानी हमें किसी गाने को याद करना है, उसको सुनना है, सुनने के बाद में हम उस गायन प्रतियोगिता में हम भाग लेते हैं तो वह हमारे कंठस्थ हुआ या नहीं हुआ, यह प्रतिक्रिया हमारी वापस होती है, प्रयत्न करते हैं, वो अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। तीसरा है अनुमूल्यन करना, वैल्यूइंग। यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य के छात्रों के मानसिक स्तर को विकसित करने के लिए तथा भावात्मक जो क्षेत्र है उसके उद्देश्य छात्रों की मनोभावना जैसे रुचि है, विचार है, भावना है आदि को परिवर्तित करने के लिए यह निर्धारित किए जाते हैं। यानी वैल्यूज इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है संप्रत्य उपयोग। ये जो न्यू कॉन्सेप्ट, इसके अंतर्गत छात्र किसी भी नवीन तथ्य, संकल्पना, संप्रत्य को ग्रहण करता है तथा उसके आधार पर उसे किसी भी नवीन उपयोग में लेने का प्रयास करता है। यानी कोई भी नए तथ्य, नई सूचना, नई संकल्पना की जानकारी वह लेता है, उसको ग्रहण करता है और उसको फिर अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेता है, वह
इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, संप्रत्यय उपयोग में आता है। अगला है व्यवस्था या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इस उपवर्ग में छात्र विभिन्न उद्दीपकों में से सबसे अधिक उपयोगी का चुनाव करता है तथा उसे अपने ज्ञान में आत्मसात कर लेता है, जिससे किसी भी व्यक्ति की जो भावना है, उसका मूल्य है या विचार है जिसको वह अपनाता है, वह उसमें कार्य कारण का भेद खोज लेने के बाद में ही उसे अपनाता है। यानी उसको लगता है कि यह मेरे लिए सही साबित होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग बीएड पीटीटी का एग्ज़ाम देते हैं, जब कॉलेज चॉइस के लिए आप कॉलेज भरते हैं तो सबसे पहले उस कॉलेज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। तो यह जानकारी प्राप्त करने के बाद में ही आप उस कारण का पता कर लेते हैं जिस कारण हम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। यानी हमारा उद्देश्य क्या है, उस डिग्री को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त करना, हम जीवन में उस दौरान कुछ सीख सकें, शिक्षक संपूर्ण शिक्षक बन सके, ऐसा कॉलेज हमें प्रोवाइड हो। तो उससे का हम भलीभांति रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे संगठन से संबंधित, उस संस्था से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद में हम कॉलेज चॉइस करते हैं। अगला है मूल्य प्रणाली का अंगीकरण। इसमें व्यक्तियों में सर्वोच्च भावनाएं विकसित होती हैं, यानी उच्च आदर्शों को प्राप्त करने की वह सोचने लगता है, जिससे समाज में उसकी एक अलग पहचान होने लगती है। यानी जो मूल्य प्रणाली है उसका अंगीकरण इस प्रकार से करता है, मान लीजिए कोई भी उच्च आदर्श है, उसके बारे में वह जानकारी प्राप्त करता है और उस तरह अपने आप को वह बनाने की कोशिश करता है। अगला है सामाजिक रुचि, सोशल इंटरेस्ट। विकास इस स्तर के अंतर्गत वे शिक्षण उद्देश्य आते हैं जिसके माध्यम से छात्र स्वयं विभिन्न प्रकार की सामाजिक ज्ञान बढ़ाने वाली पुस्तकें हैं, मैगजीन है, समाचार पत्र है, आदि का अध्ययन करता है। जनसंचार के जो अन्य माध्यम हैं उसके संपर्क में रहता है और अपने आप को लाने का प्रयास करता है और उससे ज्ञान प्राप्त करता है। यानी समाज के प्रति जो उसका इंटरेस्ट है वह उसमें ज़्यादा विकसित होने लगता है। अगला गुण ग्रहण करना। इसके अंतर्गत छात्रों की वे क्रियाएं व रुचि आती हैं जिसके माध्यम से भूगोल की विभिन्न प्रकार की जो गतिविधि हैं या मानव की जो क्रियाएं हैं वो देश की विविधताओं को अध्ययन करके वह ग्रहण कर सकता है। यानी किसी एक क्षेत्र से दूसरे देश पर, किसी दूसरे क्षेत्र से किसी न किसी रूप में वह निर्भर होता ही है, क्योंकि किसी न किसी एक क्षेत्र की कोई न कोई समस्या अवश्य रहती है और उन समस्याओं के समाधान के लिए वह दूसरे क्षेत्र पर निर्भर रहता है। आम भाषा में हम यूँ कहें कि एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य पर आत्मनिर्भर रहता है, यानी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वह किसी न किसी रूप में दूसरे पर निर्भर रहता है। उसके सामने कोई ना कोई समस्या प्रस्तुत होती है तो वह उसका समाधान उस दूसरे व्यक्ति से करता है। तो इसी तरीके से एक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों पर निर्भर रहते हैं, यानी उनका जो गुण है वह ग्रहण करते रहते हैं। और अंतिम है व्यक्तित्वशील गुण विकास। यानी इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जो छात्रों को उनके चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। यानी भूगोल के छात्र नवीन भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करें और अपने अंदर भूगोल के प्रति रुचि बढ़ाते हुए अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें, जिससे कि उनमें शोधपरक दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके। इस तरीके से इस भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति
अपनी व्यक्तित्व के जो गुण हैं उनका भी विकास करता है। अगला तीसरा जो भाग है क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। इसमें संबंधित जो विशिष्ट अध्यापन उद्देश्य हैं, अनेक प्रकार के जो क्रियात्मक कार्य हैं, कौशल हैं, तकनीक हैं आदि की प्राप्ति से और उनके लिए जो निर्दिष्ट प्रायोगिक कार्य हैं उनको करने से वह जुड़ा हुआ रहता है। प्रायोगिक कार्यों, कौशलात्मक कार्यों, रचनात्मक क्रियाओं को हम इस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। और भूगोल में क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को अधिक व महत्व दिया गया, क्योंकि भूगोल एक प्रायोगिक और व्यवहारिक विषय है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रायोगिक कार्यवर्ग और दूसरा है कौशलात्मक कार्यवर्ग। अब प्रायोगिक कार्यवर्ग में हम भौगोलिक मानचित्र बनाना, चित्र बनाना, सर्वेक्षण करना, मानचित्रों की व्याख्या करना आदि को हम रख सकते हैं और इसके माध्यम से छात्र करके सीखने में और वास्तविकता का ज्ञान उसमें प्राप्त करता है। किसी भी ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में खुद करके स्वयं करके सीखता है और स्वयं करके सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वो है स्थायी होता है। मान लीजिए हमें भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी राज्य की या ज़िले की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम वहाँ पर विजिट करेंगे। क्षेत्रीय भ्रमण विधि के माध्यम से हम उस एरिया में जाकर के विजिट करेंगे, देखेंगे किस प्रकार की यहाँ पर चट्टानें हैं, किस प्रकार की यहाँ पर मृदा है, किस प्रकार की यहाँ की मानव जीवन शैली है, कृषि के संसाधन क्या हैं, यातायात के संसाधन क्या हैं, भौगोलिक स्थिति यहाँ की कैसी है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं या फिर मैदानी क्षेत्र हैं। ऐसा सब कुछ हम वहाँ पर जाकर के खुद स्वयं देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, तो वह जो नॉलेज होगा वह स्थायी होगा। बजाय हम किताब में पढ़ लें कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, राजस्थान में मैदानी क्षेत्र की मात्रा, मरुस्थलीय क्षेत्र की मात्रा अधिक है, ये फसलें राजस्थान में होती है, तो उसका जो ज्ञान होगा, प्रैक्टिकली ज्ञान हम लेंगे, वह ज़्यादा दिनों तक टिकेगा, स्थायी होगा। दूसरा है कौशलात्मक वर्ग, स्किल सेक्शन। इसमें छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले स्किल और दक्षता आती है। छात्र भौगोलिक उपकरण जैसे वर्षामापी यंत्र है, तापमापी यंत्र है, आर्द्रता मापी है आदि को हम काम में लेते हैं। सर्वेक्षण अगर करते हैं तो स्नातक लेवल पे और स्नातक लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हम जब सर्वे करते हैं तो सर्वे के अंदर प्लान टेबल सर्वे होता है, जरीब फीता का सर्वे होता है। तो ये जरीब और फीता, प्लान टेबल, इनका ज्ञान हम प्राप्त करें, उन जो यंत्र हैं उसको हम किस प्रकार से याद रखें, क्या क्या हम प्रयोग में लें आदि का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसका कौशल बढ़ाते हैं। इसके लिए मान लीजिए छात्र हैं, कई किसी एरिया में गए और वर्षा का समय इस टाइम है, तो वनस्पति के मान लो नमूने लेते हैं, वहाँ के जो जैव हैं उनके नमूने लेते हैं, उसके महत्व के जो शैल हैं आदि को संग्रह करते हैं, तो इससे संबंधित उसमें स्किल वह डेवलप करते हैं। इस प्रकार से भूगोल अध्यापन में विशिष्ट उद्देश्य छात्रों के ज्ञान को, छात्रों के कौशल को, छात्रों के भावात्मक विचारों को बढ़ाने में भी सक्षम होते हैं। अब हम बात करते हैं भूगोल शिक्षण का महत्व। इससे पहले हम जो इसके भिन्न भिन्न जो उद्देश्य हैं उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। अब हम महत्व की बात करते हैं। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फर्स्ट है इतिहास के अध्ययन हेतु।
यानी बिना भौगोलिक ज्ञान के इतिहास का अध्ययन निर्जीव होगा और अरुचिकर होगा। इतिहास का अध्ययन मृतक समान होगा। वास्तव में अगर हम बात करें तो भूगोल ही इतिहास को जीवन प्रदान कर गतिशील बनाता है और उसमें स्फूर्ति प्रदान करता है। मानव विकास तथा ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या बिना भौगोलिक ज्ञान के नीरस और अधूरी रह जाती है। इसलिए देश का, राष्ट्र का जो अतीत है और वर्तमान है उसको समझने के लिए भूगोल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इस दृष्टि से इतिहास के अध्ययन हेतु भूगोल शिक्षण का महत्व है। दूसरा हम बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण तथा मानव क्रियाओं के अध्ययन हेतु। किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण और मानव की जो क्रियाएं हैं, आपसी अंतर संबंध हैं, उनका जो सामंजस्य है, उसके अध्ययन के कारण यह केंद्रीय विषय। जैसे मधुमक्खी है, विभिन्न प्रकार के अनगिनत जो पुष्पों से अपना शहद संचय करती है, ठीक है, वैसे ही भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों की मध्यस्थ के बीच की कड़ी है और इस नाते विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनका सबका संग्रह करता है और इस प्रकार से हम आवश्यक है और ये लाभप्रद भी ज्ञान प्रदान करता है। इसके दो लक्ष्य कम विषयों में होते हैं। भूगोल एक द्विगुणात्मक ध्येय उसकी विशेषता होती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान होता है। इसके साथ साथ में प्राकृतिक और जो सामाजिक विज्ञान है उसमें संबंध स्थापित करने का काम भी भूगोल का ही होता है। भिन्न भिन्न विषयों से भूगोल के जो सहसंबंध हैं यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी प्राकृतिक वातावरण है और मानव की जो क्रियाएं हैं उससे प्राकृतिक वातावरण में रह करके आपसे जो उनका सामंजस्य है किस प्रकार का होता है उसका अध्ययन भूगोल शिक्षण के महत्व के अंतर्गत आता है। अगला हम बात करते हैं पृथ्वी के विषय में ज्ञान हेतु। यानी भूगोल हमें मनुष्य और उसके जो निवास स्थान है यानी पृथ्वी के विषय में बताता है और यह स्वाभाविक भी है और उचित भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह भी जो भी पसंद करता है जिस पृथ्वी पर वह रह रहा है, यानी जिस ज़मीन पर रह रहा है, जिस एरिया में रह रहा है, उस विषय के बारे में अवश्य कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करे। इसलिए मनुष्य को हमेशा से ही एक दूसरे के विभिन्न प्रकार के जो भौतिक वातावरण होते हैं, भौगोलिक स्थिति होती है, उसमें निवास करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनके विषय में जानकारी की स्वाभाविक उत्सुकता भी रहती है। इसलिए पृथ्वी और प्राकृतिक वातावरण के विषय में जो हमारे जीवन में सदैव प्रभावित करते रहते हैं आपस में, अधिक से अधिक इनके बारे में जानने का प्रत्येक मनुष्य को उत्सुकता भी रहती है और उत्कंठा रही है और इस दृष्टि से भूगोल शिक्षण का यहाँ पर महत्व सर्वोपरि आता है। यानी पृथ्वी के विषय में यह ज्ञान प्रदान करता है। अगला है मानव की भौगोलिक समस्याओं के समाधान हेतु। यानी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। शक्ति की समस्या है, प्राकृतिक साधनों की समस्या, वन्य संपदा की है, खनिज संसाधनों की है, खनिज पदार्थों की है, जलवायु के बारे में है, मौसम के बारे में है। ये बहुत सारे इससे संबंधित हमारे प्रश्न आते हैं। बारिश कैसे होती है, भूकंप क्यों आता है। यानी इन समस्याओं का समाधान हम भूगोल शिक्षण के अंतर्गत कर सकते हैं। पृथ्वी के धरातल की जो प्रकृति है उसको हम समझें। जैसे भूगर्भ के अंतर बहुत से बहुमूल्य खनिज हैं, सीमित हैं, कम मात्रा में हैं, तो उनके उचित उपयोग के लिए विषय में हम ये संकेत करते हैं। भूमि है, वन है, खनिज संसाधन है, उनका संरक्षण करना, उनका उचित रूप से उपयोग करना, यह भूगोल शिक्षण हमें बताता है। और अंतिम है संसार के विभिन्न संस्कृतियों को समझने हेतु। यानी पृथ्वी का जो भौगोलिक ढांचा है, प्रकृति है, संस्कृति है, उसके ढांचे को प्रभावित करता है। आधुनिक संसार में इस तथ्य को समझना अत्यंत आवश्यक है और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के मध्य उनके निवासियों के जीवन सामंजस्य को समझने पर हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जैसे शीत प्रदेश है, तुंद्रा प्रदेश है, गर्म रेगिस्तान है, दूसरी तरफ पर्वतीय प्रदेश है और मरुस्थली भाग है। यानी इन सभी परिस्थितियों में रहने वाले लोग अपने अपने प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते। जो शीत प्रदेश में रहता है वह ग्रीष्म प्रदेश में नहीं रह सकता। यहाँ पर हमारे राजस्थान की बात करें
तो जम्मू में रहने वाला, हिमाचल में रहने वाला और राजस्थान में रहने वाला जो मानव है, उसमें उसकी प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें बहुत रात दिन का फ़र्क होता है। तो शीत क्षेत्र के गर्म रेगिस्तान के जो वन्य जीव हैं, मानव है, सब का प्राकृतिक वातावरण अलग अलग होता है। जनजातियों की बात करते हैं, एस्किमो जनजाति है और गर्म जो शीत प्रदेश में होती है। रेगिस्तानी बात करते हैं तो बट्टू है। यानी विभिन्न जो विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ उसमें रह सकते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, कठिन संघर्ष करते हैं। यदि हम दूसरे देशों के लोगों की परिस्थितियों का ठीक ठाक से ज्ञान रखें तो हम उनको वातावरण से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने में हमें सुगमता रहती है। इस प्रकार से समझदारी और सद्भावना से हम रचनात्मक कार्यों तथा मानव के जो कल्याण के समृद्ध और समुन्नत बनाने में हम अपना योगदान दे सके वह कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग के आधार पर हम विश्व बंधुत्व की भावना को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। यानी ये कुल मिलाकर के बात है। इसके अंतर्गत हम ये कहते हैं कि संसार की जो विभिन्न संस्कृति हैं, यानी विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, उनके प्रति हमारे जो भाव हैं घृणा के नहीं हो, उनको हम अपने जैसा मानव ही समझें। अब हो सकता है जिस प्रदेश के अंतर्गत रहते हैं उसके हिसाब से मनुष्य की बनावट हो जाती है शारीरिक रूप से। शीत प्रदेश में हम रहने वाले जो लोग होंगे वो शारीरिक रूप से लंबे होंगे, उनकी त्वचा गोरी होगी। बजाय ग्रीष्म जो क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले जो लोग हैं बौने कद के होंगे और उनकी जो त्वचा का रंग है वो काला होगा। इसी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोग नाटे होते हैं कदकाठी से। तो ये जो भौगोलिक दृष्टि से उनकी जो मानव शरीर का जो ढांचा है उसके प्रति हम भेदभाव नहीं रखें। जैसे हम ब्राज़ील के जो लोग हैं किस तरीके के होते हैं, श्रीलंका के, नेपाल के लोगों की बात करते हैं तो नेपाली कैसे होते हैं, रूस की हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो सब अलग अलग होते हैं। हमारा उनके प्रति जो दृष्टिकोण है, यहाँ अंग्रेज़ लोग घूमने के लिए आते हैं तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या रहता है। यानी इन सब का कहने का मतलब ये है कि जो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति हैं उनको समझने में भी प्राकृतिक रूप से भौगोलिक दृष्टि से भूगोल शिक्षण काफ़ी हद तक हमारी सहायता करता है। तो आज हमने भूगोल शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य और महत्व के बारे में अध्ययन किया और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।